Hello, my dear students. Let us start our next topic, that is recording of business transactions. We have already discussed about the accounting, meaning and scope of accounting, accounting principles, accounting equation, double entry system. Our next step in financial accounting is to study the recording of business transactions. कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वित्तीय लेन देनों का लेखा करना, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वित्तीय लेन देन। जिन ट्रांजैक्शंस की हम बार बार बात कर रहे हैं उन वित्तीय लेन देनों का लेखांकन में कैसे किया जाता है, उसके लिए एक नई टर्म है आपके पास, दैट इज अकाउंटिंग साइकिल, जिसको आप हिंदी में कहते हैं लेखांकन चक्र। अकाउंटिंग साइकिल क्या है, इस फिगर की हेल्प से आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। लेखांकन चक्र किसे कहते हैं? देखिए, बिजनेस में सबसे पहले आपके पास क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिनको आप व्यावसायिक लेन देन कहते हो। ट्रांजैक्शंस की आप सबसे पहली एंट्री करते हो जर्नल में, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। जर्नल एंट्रीज करते हो। जर्नल एंट्री करने के बाद सेकेंड स्टेप टू यू इज पोस्टिंग दैम इन लेजर अकाउंट। लेजर बुक में आप उसको पोस्ट करते हो, जिसको आप खतौनी करना भी कहते हो। फिर उन लेजर खातों में, लेजर बुक में जो खाते बनाए हैं उन सब के बैलेंसेस निकालने के बाद आप क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस, जिसे आप कहते हो तलपट। तलपट के दोनों तरफ का, डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का मिलान करने के पश्चात आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और दोबारा से आप कहाँ आ जाते हो, ट्रांजैक्शन पे। तो ये जो चक्र है, जो यहाँ ट्रांजैक्शन से शुरू हुआ था और यहाँ ट्रांजैक्शन पर आकर ही दोबारा ख़त्म हो गया है और अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए फिर से शुरू हो जाएगा, तो ये एक चक्र की तरह घूमता रहता है, चलता रहती है। ये जो लेखांकन है ये चलता रहता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, लेखांकन चक्र। दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज अकाउंटिंग साइकिल। एंड द ड्यूरेशन, जो उसकी जो ड्यूरेशन होती है, दैट इज़ 12 मंथ। इस अकाउंटिंग साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, 12 मंथ्स। 12 मंथ्स मतलब अकाउंटिंग पीरियड, वही चाहे वो अकाउंटिंग पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो अकाउंटिंग पीरियड आपका कैलेंडर ईयर हो, वो दोनों ही दशाओं में आपका 12 महीने का समय होता है, जहाँ से आप ट्रांजैक्शन शुरू करते हो, डे टू डे जर्नल एंट्रीज करते हो, साथ के साथ ही उनको लेजर बुक में आप पोस्ट करते हो, पोस्टिंग करते हो। फिर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले ये जानना चाहते हो कि आपने ये यहाँ रिकॉर्डिंग करने में कोई गलती तो नहीं की, कोई आपसे अशुद्धि तो नहीं हो गई। अगर हो गई है तो इस समय उनका सुधार किया जा सकता है। तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके दोनों तरफ का जोड़ मिलाया जाता है। अगर मिल जाता है दोनों तरफ का जोड़ तो ये माना जाता है कि आपने जो यहाँ जर्नल एंट्रीज और लेजर में जो पोस्टिंग की है वो आपने ठीक की है। और उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना लेते हो, और फिर से अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाता है और ये चक्कर ऐसे घूमता रहता है। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? An accounting cycle is a sequence of accounting procedures which are repeated। देखिए वर्ड क्या यूज हो रहा है, रिपीटेड, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार, इन सेम मैनर, ऐसे ही रिपीट होगा ये। ऐसा नहीं है कि चलो इस बार लेजर खाते पहले बना लेते हैं, जनरल एंट्रीज बाद में करेंगे, नो, इन सेम मैनर ड्यूरिंग ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर लेखांकन का जो पीरियड है, जो आपने लेखा अवधि जो डिसाइड की है, चाहे वो आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हो, चाहे वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो, तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है, सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है लेखांकन की जो प्रोसीजर्स है उसका, जो हर अकाउंटिंग पीरियड में उसी सेम मैनर में बार बार रिपीट होता रहता है, घूमता रहता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है लेखांकन चक्र। सो लेखांकन चक्र में सबसे पहला जो स्टेप है जर्नल एंट्री। सो लेट अस डिस्कस अबाउट जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल एंट्री, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं आप इसको हिंदी में, रोजनामचा। सबसे पहली फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए इसको कहा गया है जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री in which transactions are entered in chronological order। chronological order मतलब डे टू डे की एंट्रीज की जाती हैं इसमें, हर रोज,
ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं रोज़ की रोज़ उनको रोज़ एंटर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट की तरह लास्ट में, साल के लास्ट में जाकर आप इनको बनाएंगे। नो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रोज़ की रोज़ आप इनकी एंट्रीज कर रहे हैं। जर्नल इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। जो जर्नल जो अकाउंट है, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री करनी है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम स्टेट्स दैट every transaction, every business transactions affect at least two accounts in opposite manner। इसका मतलब क्या है कि व्यवसाय में जितने भी आप लेन देन करते हो वो कम से कम दो खातों को उल्टी दिशा में प्रभावित करते हैं। एक खाता अगर डेबिट हो रहा है तो दूसरा खाता क्या होगा? क्रेडिट होगा। एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को, मतलब एक में अगर कुछ आ रहा है दूसरे से कुछ जा रहा है। दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम। तो जर्नल एंट्रीज जो हैं, जितना भी आप जर्नल बेसिक बुक है, ओरिजिनल एंट्री की जाती हैं, डे टू डे एंट्री की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है। अगर हम बात करें फॉर्मेट की, जर्नल का फॉर्मेट क्या है, कितने कॉलम्स होते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देयर आर 5 कॉलम्स इन जर्नल। सबसे पहला कॉलम जो है वो है डेट, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम है लेजर फोलियो, चौथा कॉलम है डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले अगर हम बात करें डेट की, जो डेट जो फर्स्ट जो कॉलम है आपका वो क्या कहता है? डेट क्या है? यहाँ पर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। मतलब जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई थी, लेन देन जिस डेट को हुआ था वो डेट लिखी जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, जिस डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी। इसमें जो मंथ और जो ईयर है दैट इज रिटन वंस, दैट शुड बी रिटन वंस। साल तो एक बार लिख दोगे आप ऊपर, 2012, 2013, 2014 जो भी आपका साल शुरू हुआ है वो एक बार आप यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद महीना, मंथ जो है वो भी एक बार लिख देंगे, जब तक कि अगला मंथ यहाँ लाइन में शुरू चेंज नहीं हो जाता। दूसरा है पर्टिकुलर। ये सेकंड जो कॉलम है जर्नल का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम माना गया है, क्योंकि अब आपने पढ़ा कि जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, तो यहाँ वो एंट्री की जाएगी। अब डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, इसका मतलब क्या है? एक खाता डेबिट होगा और एक खाता क्रेडिट होगा। तो जो खाता डेबिट होगा उसके साथ शब्द यूज़ किया जाता है डेबिट, और जो खाता क्रेडिट होता है उसके साथ शब्द क्या यूज़ किया जाता है? टू। ठीक है, टू शब्द यूज़ किया जाता है। और नीचे वाली जो क्रेडिट वाली एंट्री है उसको ऊपर डेबिट वाली एंट्री से थोड़ा इधर हट के लिखा जाता है। ये भी हम एक एग्जांपल की मदद से अभी मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। थर्ड स्टेप है लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो क्या है? देखिए, अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग साइकिल में कि जर्नल एंट्री करने के बाद क्या होता है? जर्नल एंट्री करने के बाद इन सभी जर्नल एंट्रीज को कहाँ पोस्ट किया जाता है? लेजर में, लेजर बुक में, जिसको आप कहते हो खातों की खतौनी करना, है ना, खातों की खतौनी करना। तो यहाँ पर क्या होगा? इस जर्नल में उस खाते जहाँ पर आपने इस एंट्री की खतौनी की है, पोस्ट किया है, उस पेज का नंबर लिखा जाता है। जनरली लेजर बुक में क्या होता है? हर पेज पे एक ही खाता बनता है, राम का हो, श्याम का हो, कैश का हो, सेल्स का हो या परचेज का हो, कोई भी खाता हो। तो यहाँ जो संबंधित एंट्री है जिसको आपने लेजर बुक में किस पेज पर लिखा है, वो पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है। अब वो पेज नंबर यहाँ क्यों लिखा जाता है? उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर पेज नंबर लिखने से अगर भविष्य में आपको कभी भी इस एंट्री को ढूंढना है कि ये जो जर्नल एंट्री है इसको लेजर बुक में कौन से पेज पे लिखा होगा, तो वो आप इस पेज नंबर की सहायता से ढूंढ सकते हैं। दूसरी बात, ये आपको पता लगा सकता है कि आपने इसकी पोस्टिंग कर दी है या नहीं। जिस जर्नल एंट्री के सामने लेजर फोलियो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो लेजर खाते में लिखने से छूट गई है, ठीक है ना। और अगर किसी कारण से, किसी भी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस का मैच नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ आ रही है, डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं मिल रहा, तो हम क्या मानते हैं कि आपसे कोई एरर हुई है। तो उस दशा में अगर आपको इस जनरल एंट्री में कोई गलती पाई गई है तो आप डायरेक्ट लेजर बुक का वो पेज खोलकर वहाँ पर उसको सही या रेक्टिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट डेबिट, यहाँ पर डेबिट वाली अमाउंट लिखी जाती है और यहाँ पर क्रेडिट वाली अमाउंट लिखी जाती है, ठीक है।
इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं। एग्जाम्पल में क्या है, सबसे पहला, मोहन को 25,000 रुपये दिए, 25,000 गिवन टू मोहन। तो मोहन क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। तो यहाँ पर मोहन रिसीव करने वाला है, हमने मोहन को दिए हैं तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे, है ना। अगर हम यहाँ माने कि इसकी जो डेट है, अगर हम मान लें कि ये जो डेट है दैट इज़ 4 जुलाई 2014 फॉर एग्जाम्पल, सपोज, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि इसकी जो डेट है वो क्या है, 4 जुलाई 2014, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने बताया था कि डेट में कैसे लिखना है, वंस शुड बी रिटर्न वंस, 2014 ऊपर लिख देंगे ऐसे, और फिर हम क्या लिखेंगे, जुलाई 4, और फिर हम इसकी एंट्री करेंगे। अभी हमने देखा कि मोहन इज़ द रिसीवर एंड डेबिट द रिसीवर, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट। ये वो वर्ड है जो मैंने बताया था कि डेबिट वर्ड यूज होगा। और टू, देखिए थोड़ा इधर हट के हमने करा है, टू कैश अकाउंट। अब मोहन के डेबिट के सामने क्या होगा, 25,000 यहाँ लिख दिया डेबिट वाली अमाउंट, और कैश वाली क्रेडिट वाली अमाउंट यहाँ पर इसके सामने लिख दिया। ये होगी जर्नल एंट्री। अब एक चीज़ और आती है, यहाँ पर आप एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हो। अब कल को फ्यूचर में आप इस एंट्री को उठाकर देखो और आप कहो कि मोहन के खाते को डेबिट पता नहीं क्यों किया था, कैश अकाउंट को क्रेडिट पता नहीं क्यों किया था, क्या वजह थी। तो उसके लिए यहाँ हम एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नरेशन। दिस इज नोन एज नरेशन। कैसे लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे ₹25,000 पेड टू मोहन। ये एक लिखकर आप इसे ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। दिस इज़ अ नरेशन। इससे फ्यूचर में कभी भी आपको देखना हो कि मोहन के खाते को डेबिट क्यों किया गया था, तो आपको पता चल जाएगा कि नरेशन क्या थी, किस वजह से ये जर्नल एंट्री की गई है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ₹10,000 का फर्नीचर खरीदा। देखिए फर्नीचर जो है एसेट है, कैश गया है वो भी एसेट है, दोनों ही रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है ना। तो आपने यहाँ पे सेकंड एंट्री आप यहाँ पे करते हैं, ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी, यहाँ पर करते हैं जो भी आपके पास यहाँ डेट मेंशन है, सपोज 2015, यहाँ पर अक्टूबर 25, हम यहाँ सपोज फॉर एग्जांपल, तो फर्नीचर आपका आ रहा था, हमने करा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री में देखिए जो क्रेडिट हो रहा है उसको थोड़ा इधर हट के करना है, फिर 10,000 डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देने हैं, और जो कैश के जो 10,000 हैं वो क्रेडिट साइड वाले कॉलम वाले में लिख देने हैं। ये क्या है आपकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज आपने कैसे करनी है। अब जर्नल एंट्री से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, क्योंकि पर डबल एंट्री सिस्टम पर जो बेस्ड है उसके बारे में आप जानते हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 तरह के खाते होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। और ये हम इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो जर्नल एंट्री करने से पहले आपको पता होने चाहिए। एक वर्ड्स आपके पास आता है गुड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हैं माल, जो कि व्यवसाय का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गुड्स सबसे ज़रूरी है। माल क्या होता है, जिसका आप व्यवसाय कर रहे हो वो माल है, ठीक है ना। तो माल जब भी आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो कभी भी गुड्स अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं होगा। उसके कुछ फॉर्म्स हैं, उसके रूप हैं। उसके कितने रूप हैं, अगर आप माल खरीद रहे हैं तो क्या है होगा, परचेज अकाउंट। अगर आपने माल परचेज किया तो क्या होगा, परचेज अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और वो हमेशा ही क्या होगा, डेबिटेड होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का तो रूल ही है, खर्चा है तो डेबिट कर दो।
ऐसे ही अगर आपने माल बेचा है तो कभी भी गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होंगे, क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स अकाउंट इज अगेन नॉमिनल अकाउंट एंड दैट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, हमेशा क्रेडिट होगा, कभी भी गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। गुड्स शब्द कभी भी आपकी जर्नल एंट्रीज में यूज नहीं होगा। सेम एज इट इज परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न दैट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट, सेल्स रिटर्न दैट इज ऑल्सो ए नॉमिनल अकाउंट। अब परचेज रिटर्न है ऑलवेज क्रेडिटेड होंगे एंड सेल्स रिटर्न जो है ऑलवेज डेबिटेड होंगे। तो ये 4 फॉर्म हैं गुड्स की, माल की। जब भी कभी आप माल खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, जब भी आप माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कैश और क्रेडिट। अब अक्सर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो माल खरीदा या बेचा गया है ये उधार है या नकद है। वो परचेज भी हो सकती है और सेल भी हो सकती है। ये परचेज या सेल जरूरी नहीं है कि माल की ही हो, गुड्स की ही हो। परचेज ऑफ एसेट्स भी हो सकता है कि आपने कोई संपत्ति खरीदी है, तो उस दशा में भी आपने ये क्लैरिफाई करना है जर्नल एंट्री करने से पहले कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वेदर इट इज़ कैश और वेदर इट इज़ क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम कह रहे हैं इफ़ नथिंग इज मैंशनड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सपोज फॉर एग्जांपल, हम वही दोबारा एग्जांपल लेते हैं, आपको दिया हुआ है फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000। क्या लिखा हुआ है, 10,000 का फर्नीचर खरीदा। ना तो इसमें ये लिखा हुआ कि उधार खरीदा, ना इसमें ये लिखा हुआ कि नकद खरीदा, ना इसमें कैश शब्द लिखा हुआ है, कैश वर्ड भी नहीं है, या किसी ABC XYZ या मोहन, राम, श्याम, मोहन, सोहन किसी का नाम भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसे क्या मानेंगे, आप इसे क्या मानेंगे, कैश परचेज मानेंगे। अगर यहाँ सेल होता तो वो भी कैश सेल होता। अगर हम कहें कि ₹10,000 गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड, 10,000 का माल बेचा, सिर्फ आपको ये लाइन दी हुई है कि 10,000 रुपये का माल बेचा, ये नहीं बताया है कि नकद बेचा या उधार बेचा, नथिंग इज मैंशनड, देन आप उसे क्या मानेंगे, आप उसे कैश सेल मानेंगे। ठीक है, जैसे कि आपने परचेज के केस में आपने माना है। ठीक है, सेकंड आप आते हो इफ कैश वर्ड एंड नेम ऑफ पर्सन इज मेंशनड। कैश वर्ड भी लिखा हुआ है और उस आदमी का नाम भी लिखा हुआ है। इसके बाद पहले हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, इफ ओनली नेम ऑफ पर्सन इज मेंशनड। सिर्फ आप कह रहे हो रवि को 10,000 का माल बेचा। देखिए इसमें क्या है, कैश शब्द यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति का नाम है। इफ नेम ऑफ पर्सन इज मेंशनड, तो इसे आप क्या मानेंगे, इसे आप मानेंगे उधार, क्रेडिट सेल। कैश शब्द यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यही हमने क्लैरिफाई करना है कि वेदर इट इज़ एंटर्ड एज क्रेडिट सेल और वेदर इट इज़ एंटर्ड एज कैश सेल। रवि को 10,000 का माल आपने बेचा, अभी मैंने आपको बताया सेल है ये 10,000 की, माल मतलब गुड्स बेची, गुड्स अकाउंट तो कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, तो सेल हमेशा क्रेडिट होगा। और रवि ने डेबिट द रिसीवर है, तो रवि अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नोट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो ये उधार, आपने उधार बिक्री आपकी मानी जाएगी। ठीक है, और अगर आप कहें कि रवि से हमने 10,000 का माल खरीदा, रवि से आपने 10,000 का माल खरीदा, कैश शब्द नहीं है, रवि शब्द दिया हुआ है, तो वो क्या मानी जाएगी, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मानी जाएगी वो। अब तीसरी स्थिति ऐसी आती है जहां पर कैश शब्द भी लिखा हुआ है और बंदे का नाम भी लिखा हुआ है। अब अगर हम कहें रवि से 10,000 रुपये का माल नकद खरीदा,
क्या कह रहे हैं, रवि से आपने 10,000 रुपये का माल नकद खरीदा है। कैश शब्द भी यहाँ आया है और एक पर्सन का नाम भी दोनों मेंशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, ऐसी कंडीशन में भी इसे कैश परचेज माना जाएगा, क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल इसे नहीं माना जाएगा। अगर हम कहें रवि को 10,000 रुपये का माल नकद बेचा, फॉर एग्जाम्पल रवि को 10,000 रुपये का माल नकद बेचा, तो भी रवि शब्द यहाँ हम इसको इग्नोर करेंगे और इसकी एंट्री हम कैश सेल मानकर करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर आप कैश परचेज मानते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज जर्नल एंट्रीज। थैंक यू।